Good morning for friends. Last time I teach you about importance and scope of ornamental crafts, medicinal aromatic plants and land diseases. I am going to today to teach you भारत में अलंकृत बागवानी की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, सजेशन टू बूस्ट ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड अबाउट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग। यदि हम भारत में अलंकृत बागवानी की वर्तमान स्थिति देखें तो अत्यंत दयनीय है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय किसान जो है वो इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा, जबकि यह जो फ्लोरिकल्चर है या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है जीविका का बहुत ही प्रमुख स्रोत बन सकता है। अगर आप पौधों का प्रसारण करिए तो प्रसारण के द्वारा नए नए पौधे बना करके आप निश्चित रूप से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी जाइए एक गुलाब का पौधा 100 रुपये 150 रुपये का मिलता है, और आप टी बडिंग के द्वारा जो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है, व्यापारिक प्रसारण का तरीका है गुलाब का, वो टी बडिंग है। टी बडिंग के द्वारा एक अच्छा गुलाब तैयार करके और अच्छे दाम पे आप बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के द्वारा आप अपनी जीविका का साधन अच्छा बना सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीवन स्तर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। फूलों की खेती के विकास के लिए निश्चित रूप से धनाभाव माना जाता है, और यह बात काफ़ी हद तक ठीक है। अधिकांश कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण वे फूलों का उत्पादन नहीं कर सकते। भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में अब कृषि स्नातकों की पुष्पादन की शिक्षा दी जाने लगी है। अब औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की खेती पर विशेष बल दिया जाने लगा है। आधुनिक युग में बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, आगरा, बंगलौर, चेन्नई इत्यादि में सड़कों के किनारे एवेन्यू लगाने की प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ऐसा आभास होता है शुभाकारी पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। दूसरी ओर वृक्ष प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में काफ़ी उद्यानों की स्थापना की गई है, जिनमें वृंदावन गार्डन मैसूर, लाल बाग गार्डन बंगलौर, ताज गार्डन आगरा, मुगल गार्डन दिल्ली, शाहजहाँ गार्डन आगरा, पालीवाल पार्क आगरा प्रमुख हैं। भारत में उद्यान के विकास हेतु संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिनमें भारतीय उद्यान समिति, दक्षिण भारत उद्यान एसोसिएशन, राजस्थान उद्यान समिति, द इंडियन रोज फेडरेशन, द रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि के नाम प्रमुख हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य अलंकृत बागवानी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है और पुष्प उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। आप निश्चित रूप से ऑर्नामेंटल गार्डनिंग तथा फ्लोरिकल्चर का व्यवसाय अपना करके एक बहुत ही अच्छा आय का शोधन प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि जो लेमैन हैं, जो कभी कॉलेज नहीं जाते, वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस ऑर्नामेंटल नर्सरी का करते हैं, तो आप लोग इसको अपनाएं। भारत में अलंकृत बागवानी का भविष्य, स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। यदि हम देखें तो भारत में पुष्प उत्पादन का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। हमारे यहाँ पूरे साल फूलों की खेती की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु पुष्प उत्पादन के लिए उपयुक्त है। हमारी भूमि में विभिन्न प्रकार के फूल सुगमता से उगाए जा सकते हैं, जबकि अगर हम पाश्चात्य देशों की भूमि देखें तो वहाँ पे बर्फ़ की चादर ओढ़े रहती है भूमि, और वहाँ पर फूल उगाना असंभव हो जाता है। उस समय हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प सुगंधा से उगाए जा सकते हैं। उन्हें विदेशों को भेजकर हम अच्छी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि कई प्रदेशों में फूलों की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। वर्ष 1992-93 देश में पुष्प कृषि का कुल क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर था। अब हमारे यहाँ 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है। लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर केवल ट्रेडिशनल फूल जो हैं, परंपरागत फूल उगाए जाते हैं, जिनमें सुगंधित देसी गुलाब, चमेली, चंपा, मोगरा, रजनीगंधा, छोटे फूल वाली गुलदाउदी, कोसेंड्रा आदि प्रमुख हैं। अलंकृत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव मैं दे रहा हूँ, जिनको आप लोग ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से हमारे देश में ऑर्नामेंटल गार्डनिंग बहुत अच्छा रोल अदा करेगी। नंबर 1, अलंकृत बागवानी उद्यान समितियों का गठन। गांव, नगरों, शहरों आदि में उद्यान समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो आम जनमानस को फूलों के प्रति तथा अलंकृत पौधों के प्रति जागरूक करें, और तरह तरह के विभिन्न पौधों के
रोल बताए, कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, कौन सा औषधीय पौधा कब किस रोग में काम देगा। अगर इस प्रकार की जानकारी हम आम पब्लिक में फैलाएं और उन्हें करें, अवेयरनेस करें, जागरूक करें, तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित होगा औषधि तथा अलंकृत पौधों की खेती की ओर। नेक्स्ट, पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। बड़े बड़े शहरों में, नगरों में तरह तरह के पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन किए जाएंगे, जिसमें लोगों के को फूलों को सजाने के प्रति तथा उनके कल्टीवेशन के प्रति प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और वो निश्चित रूप से फूलों की खेती को अपनाएंगे। नेक्स्ट, उद्यानविदों के भाषण का आयोजन। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, द पर्सन आर स्किल्ड इन द ऑर्नामेंटल गार्डनिंग शुड गिव लेक्चर इन द सोसाइटी। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है या ऑर्नामेंटलिस्ट हैं, उन्हें कभी कभार भाषण देना चाहिए आम पब्लिक जनमानस के बीच में, जिससे लोगों के बीच में अलंकृत बागवानी के प्रति एक साहस करने के प्रति इंक्वायरेज हो और वो अलंकृत बागवानी करने में इच्छुक हों। आकाशवाणी दूरदर्शन द्वारा प्रचार तथा एक्सटेंशनाइजेशन भी बहुत आवश्यक है। किसी चीज़ का अगर हम निश्चित रूप से कोई भी कार्य करते हैं और उसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही वो निश्चित रूप से जनमानस में पब्लिसिटी होगी, उतने ही जनमानस द्वारा उसे अपनाया जाएगा। अन्य सुझाव भी हैं, जैसे हमें व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के प्रति। औषधीय एवं सुगंधी पौधे, ऐसे पौधे जो सी गुणों को रखते हैं। द प्लांट्स कीप द मेडिसिनल वैल्यू आर नोन एज मेडिसिनल प्लांट। ये मानव या पशु शरीर पर लाभकारी औषधीय प्रभाव डालते हैं। और देखा जाए सुगंधित पौधे एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं। द एरोमेटिक प्लांट्स आर टाइप्स ऑफ प्लांट जिनका उपयोग उनकी सुगंध और स्वाद के लिए किया जाता है। पौधों की लकड़ी, छाल, पत्ते, फूल, फल, बीज आदि में सुगंधित यौगिक होते हैं। मानव द्वारा औषधीय पौधों का वर्णन बहुत से प्राचीन ग्रंथों, ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत आदि में उल्लिखित है। ऋग्वेद में 67 औषधीय एवं सुगंधीय पौधों का वर्णन तथा अथर्ववेद में 255 पौधों का 295 पौधों का वर्णन किया गया है तथा यजुर्वेद में 81 पौधों का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम इन पौधों का प्रणालीबद्ध अध्ययन चरक तथा सुश्रुत ने अपनी पुस्तक चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में किया है। विभिन्न पौधों में विभिन्न प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों से में किया जाता है। जैसे सर्पगंधा में रेसरपिन एल्कलॉइड पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप, हाई बीपी को कम करने का कार्य करता है। नीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जिसका तेल तथा साबुन चर्म रोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। सोमलता से प्राप्त एल्कलॉइड एफाइड्रीन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के उपचार में प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्वारपाठा एलोवेरा का प्रयोग शरीर के दर्द तथा सुदर्शन की पत्तियों का अर्क कान के दर्द के लिए उपयोग सिद्ध हुआ है। बहुत से औषधीय एवं सुगंधीय पौधों से रोग एवं कीटनाशक दवाएं तैयार की जाती हैं। अब अगर हम देखें लैंडस्केपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केपिंग, बहुत अच्छा है। लैंडस्केपिंग को एक घर की भूमि या उस पर अन्य ऑब्जेक्ट जो हैं, अन्य वस्तु के पथ के सौंदर्यकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। द ब्यूटिफिकेशन इज द गिवन टाइप ऑफ लैंड इज नोन एज लैंडस्केपिंग। किए हुए भूमि के टुकड़े को हम कैसे पौधे द्वारा सजाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं। परिदृश्य बागवानी एक ज़मीन की स्थापना की कला और विज्ञान दोनों इस तरह से हैं कि यह एक प्राकृतिक परिदृश्य का प्रभाव देता है। चूँकि लैंडस्केपिंग प्लांट और अन्य सामग्री के साथ ज़मीन पर चित्र बना रही है, इसलिए लैंडस्केप डिजाइनर को कला, सजावटी, बागवानी, पारिस्थितिकी और शरीर विज्ञान में कुशल होना चाहिए। पौधों के बीच के रिश्ते की सराहना करने के लिए लैंडस्केपर को एक वास्तुकार और इंजीनियर होना चाहिए। भवन निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग विच वी शुड एडॉप्ट। हालांकि लैंडस्केपिंग के जो सिद्धांत उनको हर जगह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कंडीशन होती हैं जिनके नज़रअंदाज नहीं किया जाता और उनके अनुसार हमें लैंडस्केपिंग के रूल्स अपनाने पड़ते हैं। बट देयर आर सम
प्रिंसिपल which should adopt during the landscaping of a given tract of land। नंबर 1, परिदृश्य उद्यान आदर्श परिदृश्य की तरह है। रोपण जो कुछ एकल विचार या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो प्लांटिंग है वो हमारे कुछ विचार होते हैं उनको कि अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति समलैंगिक, बोल्ड, सेरेमोनियल, शांत आदि हो सकती है। सौंदर्य और उपयोगिता को सामंजस्यपूर्ण रूप से संयोजित किया जाना। द ब्यूटी एंड यूटिलिटी ऑफ द गार्डन शुड बी समराइज। क्योंकि कोई भी गार्डन हो उसकी अगर ब्यूटी के साथ साथ यूटिलिटी है तो निश्चित रूप से दैट विल बी एन आइडियल गार्डन। अब आप अगर हर्बेशियस बॉर्डर बनाते हैं, निश्चित रूप से हर्बेशियस बॉर्डर बनाने का कुछ उद्देश्य है, तो वो जैसे प्राइवेसी मेंटेन करना या टू गेट मोर नंबर ऑफ फ्लावर इन वन प्लेस, तो ये सब उद्देश्य हैं। तो निश्चित रूप से यूटिलिटी और ब्यूटी दोनों का पूर्ति होनी चाहिए, सुंदरता और उपयोगिता। नेक्स्ट, क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक भाग के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। अगर आपका कोई गार्डन है तो उसके हिस्से भी उसमें डिवाइडेशन कर लेना चाहिए। कहाँ पे हमें सबरी बॉर्डर बनाना है, कहाँ पे हर्बेशियस बॉर्डर बनाना है, कहाँ पे हमें रोजरी बनाना है। द प्लेस वेयर वी ग्रो मोर नंबर ऑफ रोज इन वन प्लेस दैट्स आर नोन एज रोजरी। सभी ऑफ श्रब, झाड़ियों को जब हम एक कतार में लगाते हैं तो उसे हम सबरी बॉर्डर कहते हैं। इसका उद्देश्य प्राइवेसी भी हो सकता है या टू स्क्रीन द अगली प्लेसेस, भद्दे स्थानों को छुपाने के लिए भी हो सकता है। तो वो और हम सबरी बॉर्डर से तरह तरह के रंग बिरंगे फूल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ब्यूटी और यूटिलिटी दोनों चीज़ों की वो पूर्ति करेगा। नेक्स्ट जो सिद्धांत होना चाहिए वो योजना को निष्पादित सरलता की इच्छा से किया जाना चाहिए। जो योजनाएं बनाई जाएं उन्हें सरलता से निष्पादित किया जाना चाहिए। पौधे और वस्तु के अतिरिक्त ओवर क्राउडिंग से बचा जाना चाहिए। अगर जो भी पौधे आप लगाएं उनको ओवर क्राउडिंग न होने पाए, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप लिमिट में पौधा लगाएंगे और द प्लांट विल बी प्लांटेड अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ द स्पेस, तो निश्चित रूप से हर प्लांट को एक निश्चित रूप से फलने फूलने का बेहतर अवसर मिलेगा और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड। एन आइडियल लैंडस्केप शुड हैव ओपन स्पेस। एक आदर्श परिदृश्य में खुली जगह होनी चाहिए। बगीचे और भवन को एक दूसरे में विलय होना चाहिए। जो भी हमारी बिल्डिंग हो और जो भी हमारी प्लांटिंग हो एक दूसरे से ऐसे विलय होने चाहिए कि दोनों का आकर्षण एक दूसरे को बढ़ावा दे। खिड़कियों और दरवाज़ों से बगीचे आबलिक उद्यान का दृश्य बहुत आकर्षक होना चाहिए। अगर हम विंडो से या दरवाज़ों से अपने उद्यान का दृश्य निहारते हैं तो हमें निश्चित रूप से बहुत ही आकर्षित लगना चाहिए। भूल निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंडस्केपिंग व्हेन वी आर लैंडस्केपिंग द गिवन ट्रैक्ट ऑफ लैंड। कुछ फैक्टर हैं जो लैंडस्केपिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे ह्यूमन चॉइस, पर्सनल चॉइस, मानव की पसंद, आपकी क्या डिजायरेबिलिटी है, इस चीज़ को ध्यान करके ऑर्नामेंटल गार्डनिंग करना चाहिए कि हमें फूल वाले पौधे ज़्यादा पसंद हैं या हमें इंडोर प्लांट पाए या अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ द स्पेस। अगर छाया है तो छायादार पौधे वाले लगाने चाहिए। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो पात्र में पौधे लगाना चाहिए। अगर खुली जगह है तो हर्बेशियस बॉर्डर आप लगा सकते हैं, सबरी बॉर्डर लगा सकते हैं। द साइड अकॉर्डिंग टू साइड, हमारी साइड कैसे है, वेदर इज अनलेटेड लैंड है या समतल लैंड है, तो इस प्रकार से उसकी प्लांटिंग लैंडस्केपिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्यू, दृश्य कैसा है, लोग उसको वेदर इट इज सिचुएटेड ऑन द मिडिल ऑफ द सिटी या सिटी के अलग है तो उस हिसाब से उसका लैंडस्केपिंग करनी चाहिए। विरासत, हेरिटेज मीन्स हमको कैसी प्लेस मिला हुआ है, जैसा प्लेस मिला है उस हिसाब से हमें उसकी लैंडस्केपिंग करनी चाहिए। क्लाइमेट कैसे है, दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट, इस हिसाब से पौधों का चयन करने चाहिए। भूमि, सॉइल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सॉइल में कंकड़ पत्थर हैं तो हमें उस हिसाब के प्लांट लगाने चाहिए और इस प्रकार से सॉइल को, अगर सॉइल हमारी अच्छी है तो इस प्रकार से
अच्छे फ्रूटफुल पौधे लगाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी अब थोड़ा सा लिख लें।